नमस्कार। आज हम एक ऐसी हॉरर कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जिसमें इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप अपनी सांसें थाम लेंगे। तो चलिए इस कहानी के रहस्य में सीधे गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत किसी कैरेक्टर से नहीं होती, बल्कि होती है एक गरजते बरसते तूफान से। ये जो माहौल है ना, ये सीधे हमें उस डर और अकेलेपन में खींच लेता है जो आगे आने वाला है। और इसी भयंकर तूफानी रात के बीच हमें दिखता है धीरज, सिर्फ 22 साल का एक नौजवान जो एक खंडर में पागलों की तरह कुछ खोद रहा है। मतलब पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि आखिर वो इस वक्त इस जगह पर कर क्या रहा है। खैर उसे वो चीज मिल भी जाती है जिसकी उससे तलाश थी, लेकिन उसकी जो राहत है ना, वो बस एक पल में खौफ में बदल जाती है। बक्से के अंदर मिट्टी के 3 पुतले हैं, लेकिन उनके सिर गायब हैं। और बस यही एक छोटी सी बात उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर देती है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। इसके लिए हमें कहानी में 3 दिन पीछे जाना होगा, जब ये पूरा डरावना सफर एक आम सी कॉलेज ट्रिप के तौर पर शुरू हुआ था। देखिए, ऊपर से तो ये एक नॉर्मल सी गेटअवे लग रही थी, लेकिन धीरज वो बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे अपने दोस्तों को एक ऐसे जाल में खींच रहा था जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। और धीरज का ये जाल उन्हें खींच कर ले आता है एक ऐसी जगह जिसके बारे में रवि, जो कि वहीं का रहने वाला था, बार बार उन्हें दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। रवि बताता है कि ये जगह शैतान का प्रकट स्थल है। वो उन्हें पुरानी कहानियां सुनाता है कि कैसे एक पूरा का पूरा आदिवासी गांव वहां से रातों रात गायब हो गया था। लेकिन धीरज वो इन सारी बातों को मजाक में उड़ा देता है और सबको उस शापित खंडर के अंदर ले जाता है। खंडर के अंदर जाते ही माहौल एकदम बदल जाता है। बिना सिर वाली मूर्तियां, अजीब खून के धब्बे, मतलब हर तरफ काले जादू के निशान थे। और फिर जब एक जहरीला बिच्छू मधु पर हमला करता है तो उनका ये एडवेंचर एक पल में जानलेवा खौफ में बदल जाता है। अब रवि की आवाज में वो मजाक नहीं था, बल्कि डर था। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है और उन्हें बस वहां से निकलना था। तो वो लोग उस खंडहर से तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बुराई से वो भाग रहे थे वो असल में उनके पीछे पीछे आ चुकी थी। और अब जो डर था वो सिर्फ दिमाग का वहम नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। इसकी शुरुआत होती है मधु के साथ। उसे महसूस होने लगता है कि वो अपने ही कमरे में एक कीचड़ के दलदल में नीचे और नीचे धंसती जा रही है। और फिर जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो मधु की मौत की जो सच्चाई पता चलती है वो किसी के भी होश उड़ा दे। ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक तरह का सुपरनैचुरल मर्डर था। एक शैतानी ताकत ने उसे खुद को मारने पर मजबूर कर दिया था। वो एक जानवर की तरह दीवार पर चढ़ती है और फिर अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कुछ ही देर बाद मनोज भी अपने कमरे में मरा हुआ मिलता है और मौत का तरीका बिल्कुल वही था, भयानक। उसका मुंह भी मिट्टी से ठूंसा हुआ था। दूसरा शिकार। तो अब बचे हैं सिर्फ रवि और धीरज। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। और ठीक इसी समय कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे खौफनाक राज से पर्दा उठाने वाली थी। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। धीरज, जो अब तक एक बेचारा मासूम पीड़ित लग रहा था, असल में वही शिकारी था। जी हां, वही इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड था। ये पूरी ट्रिप उसकी एक सोची समझी साजिश थी, अपने ही दोस्तों की बलि देने के लिए। तो कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है और हमें धीरज का अतीत पता चलता है कि उसके परिवार पर एक पीढ़ीगत श्राप है, एक डेमोनिक कर्स। उसके पिता ने मरते मरते उसे एक भयानक चॉइस दी थी, या तो वो खुद मरेगा या फिर उस शैतानी ताकत को वो देगा जो उसे चाहिए। और उसे चाहिए थी इंसानी बलि। तो अपनी जान बचाने के लिए धीरज ने एक ठंडा, कैलकुलेटेड प्लान बनाया। उसने अपने पिता की पुरानी किताब से उस शैतान को खुश करने का तरीका सीखा और अपनी जिंदगी के बदले उसने अपने ही दोस्तों की जान का सौदा कर दिया। तो अपने दोस्तों की मौत के बाद धीरज को लगता है कि बस काम हो गया, उसने श्राप को हरा दिया है और अब वो आजाद है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि जिस शैतान को उसने बुलाया था वो अभी गया नहीं है। वो वापस आ गया है अपना आखिरी हिसाब पूरा करने। और यहीं कहानी का फाइनल, सबसे जबरदस्त मोड़ आता है। वो शैतान उसे बताता है कि खंडहर में जब उसे कांटा चुभा था तो उसके खून की एक बूंद उस बलि की थाल पर गिर गई थी।
मतलब अनजाने में धीरज ने अपने दोस्तों के साथ साथ खुद को भी आखिरी बलि के तौर पर पेश कर दिया था। और बस कहानी का अंत एक परफेक्ट आयरनी के साथ होता है। जो जाल धीरज ने अपने दोस्तों के लिए बिछाया था वो खुद उसी में फंस जाता है। उसकी मौत भी ठीक उसी कीचड़ के दलदल में होती है जिसमें उसने अपने दोस्तों को धकेला था। कहानी इससे एक पावरफुल सोच पर खत्म होती है कि शायद नियति ने जो धीरज के साथ किया उसे ही प्रकृति का नियम कहते हैं। शायद कुछ चीजें पहले से ही तय होती हैं। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या धीरज का अंजाम उसके परिवार के श्राप ने लिखा था या फिर उसके अपने ही जालिम फैसलों ने?